बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज का दिन भी आजकल ये सर्दी के दिनों की तरह बड़ा एक ज़बरदस्त सर्दी वाला दिन है और पाकिस्तान भर में बाकायदा एक शिद्दत वाली सर्दी जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। बहुत से इलाक़ों में बर्फ़बारी हो रही है और जहाँ बर्फ़बारी नहीं हो रही है वहाँ दर्जा हरारत इतना कम हो चुका है कि सर्दी का वाकई एहसास हो रहा है। कराची में भी इस वक्त सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कोयटा की हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। सारी जैकेट्स और रज़ाइयाँ, सारे गर्म कपड़े वो बाहर आ चुके हुए हैं। बस ऐसी ही सूरत हाल जारी है। सुबह सुबह बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता है, मगर आज सुबह सुबह कोई 7:30 से 7:45 के बीच अचानक लाइट चली गई। आप परेशान ना हो, वो सिर्फ आपकी घर पे लाइट नहीं गई, पूरे मुल्क में जो है एक ब्रेकडाउन हुआ है और उसकी वजह से लाइट चली गई। कुछ जगहों पे बहाल हो गई है लाइट और बाकी जो है ना वो काम जारी है। खैर ये सारे बेहतरी के जो काम है ये चलते रहेंगे और आज हमने भी कुछ अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से ही बात करनी है कि इस मुल्क में जो एक माशी तौर पे बहरान चल रहा है और पाकिस्तान की मईशत जो इस दलदल की जानिब बढ़ रही है, हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी चाहती तो यही है कि किसी न किसी तरह अवाम को इन मुश्किलात से निकाला जा सके, इस मुल्क को इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से निकाला जा सके। डिसीजंस क्या ले रहे हैं और जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, वो लोग जो इक़्तिदार में नहीं है, जो अभी इक़्तिदार में आने का सोच रहे हैं इंतखाबात के बाद, वो भी इसी हवाले से ही काम करेंगे कि हम मुल्क को किस तरह इन सारी मुश्किलात से बाहर निकालें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, कोई ऐसी नामुमकिन सूरत हाल तो कतई नहीं है हमारे, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी हालत पाकिस्तान से भी ख़राब थी, मगर उन्होंने अपने आप को, अपनी मईशत को बेहतर किया है और आज वो एक अलग अंदाज से जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। कोविड से पहले बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिनकी जो मईशत है वो बड़ी बेहतरीन थी, मगर कोविड की वजह से वो उन्हें काफ़ी दर्जे नीचे जाना पड़ा। तो दुनिया में ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं और ऐसी स्टडीज़ भी मौजूद हैं कि अगर हालात आपके मुल्क के इकनॉमिकली या किसी भी लिहाज से ख़राब होते हैं या थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो उनसे कैसे निकला जा सकता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजज़ियाकार जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक फ़हीम भाई, आप सुने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकमल भाई देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि जो इमरानी टोला है उसने मईशत की जड़ें हिला के रख दी हैं, ठीक है, कि आज उनका मतलब ये है कि जिन हालात में इस वक्त हम मौजूद हैं वो गुज़श्ता हुकूमत ये सारा कुछ करके गई है, ठीक है, और जो हुकूमत इस वक्त मतलब हुकूमत में आने की राहें तक रहे हैं जो लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये जो करप्ट टोला है इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया मईशत का। दोनों ने नहीं किया, दोनों को यही नज़र आ रहा है कि सामने वाली पार्टी जो है ना उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया है, या इनको अंदर खुद पता है सब कुछ, अवाम के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। असल हकीकत क्या है, मुल्क इन हालात में क्यों है, अपना तजिया पेश कीजिए। देखें जी, नाश न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है कि आदमी उतर नहीं सकता। अगर ये पिछली हुकूमत ने किया था और इन्होंने यही राग अलापते रहना है, आज 9-10 महीने हो गए इनकी हुकूमत को आए हुए, और उसके बावजूद ये यही कहानी करते रहेंगे कि ये वो फ़लानी हुकूमत ख़राब करके चली गई, हमसे सेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और वही इल्ज़ामात दर इल्ज़ाम। फिर आप छोड़ दो भाई, आपको किसने बोला हुआ कि इसके साथ चिपके बैठे रहो? आपको याद है बरतानिया में 2 वज़राए आज़म जो है ना सिर्फ इस इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से छोड़ के चले गए। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का भी आपने पिछले दिनों देखा होगा, उनको पता था कि वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, दे लेफ्ट द सीट।
तो आप लोगों को कौन सी एल्फी लगी हुई है कि आप जुड़ के बैठे हुए हो, या आप अगर हुकूमत से या इक़्तिदार से अलग हो जाओगे तो कोई क़यामत आ जाएगी, या दूसरे जो आने वाले उनके पास क्या हल है? इस वक्त अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है ना, आप देख लें इस वक्त चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी एक ने अभी तक अगर कोई इकोनॉमिक प्लान डिस्कस किया हो कि ये हम आके ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन पे मलबा डाल रहे हैं, ये उन पे मलबा डाल रहे हैं। सर इनके उनके प्लान में इसहाक डार साहब को लेके आना, ये एक प्लान था ना, मतलब मुल्क को हम इससे निकाल लेंगे, एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी कोई, अच्छा वो अपनी तरफ से वो मुतमईन है कि मैंने या हमने ये, मतलब इस हुकूमत ने भी उनका ये कहना है कि हमने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। और दूसरी जानिब से जो है वो इल्ज़ामात की बौछार है। असल हकीकत क्या है? देखिए, असल हकीकत जो है ना वो ये है कि इकनॉमिकली हम आहिस्ता 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 जो है ना वो डूबते चले जा रहे हैं। और पिछले 6 महीने से जो सफ़र शुरू हुआ था, इनफैक्ट बल्कि मैं कहूँगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो मुशर्रफ रिजीम के ख़ात्मे के बाद से ले कर हमारा जो इकनॉमिक पॉलिसी और इकनॉमिक इन्वायरमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही गया है, ऊपर की तरफ नहीं आया। लेकिन इसमें पिछले 8-9 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। अगर हम पिछले इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करें तो उसमें भी आप देखें, वो भी जो है ना वो बैरून मुल्क दूसरे जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनसे खातिर ख्वाह जो है वो रिलीफ लेने में नाकाम रहे थे, जिनका वो दावा करते हैं। इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत है, उनको भी वादे किनाए बहुत मिल रहे हैं। जी ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस हो गई, ये सऊदीया ने भी आपके सामने पहले तो उन्होंने बड़े दावे किए कि सऊदीया से इमदाद आ रही है, कतर से इमदाद आ रही है, फ़लाने मुल्क से इमदाद आ रही है। आज सऊदीया ने भी बोल दिया कि भाई हमारा सऊदी टैक्स पेयर्स का पैसा है, हम बग़ैर शर्तों के आपको नहीं देंगे। तो दुनिया बड़ी होशियार हो चुकी है, दुनिया बड़ी अक्लमंद हो चुकी है। वो किसी भी ऐसी कौम को पैसा कभी भी नहीं देगी जिसको खुद नहीं पता हो कि हमारे हुक्मरान जो है वो हमारे साथ क्या करेंगे, या हमारे इस मुल्क को डबोने में हमारे हुक्मरानों का किरदार है या नहीं है। तो हमारी बड़ा जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को एज ए नेशन भी, कि बाहर की दुनिया भी देखती है कि इनकी कौम को किस चीज़ का ख्याल है, और अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी हालत बदलने का ना ख्याल ना हो। तो आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि आके हमारा सऊदीया, कतर, अमेरिका और दुबई आके मदद कर देगा, नहीं करेगा। नहीं तो हमारी टोटल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ ये लोगों की अमदाद ही है, मतलब ये कर्ज ही है हमारी सोर्स ऑफ, मतलब मुल्क में जो पैसा आता है, मतलब कौन कौन से रास्ते हैं जो, जितने सरकारी इदारे हैं साल के आखिर में वो अरबों खरबों के घाटे में होते हैं, है ना, जो मतलब ये कर्जे लेके बजट पूरा डेफिसिट कर जिसको हम कहते हैं। हमारा जो जरिए आमदन है, हम एक ज़रई मुल्क हैं, ज़राअत के मतलब गंदम तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं, लोग वो नहीं अपने मुल्क में हासिल कर पा रहे। क्या प्लान है, किस प्लान के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं आगे, और हम मतलब किस हिसाब से इस मुल्क को अगली नस्ल के हवाले करने जा रहे हैं? देखिए, लेट मी बी टेक्निकल। हमारा जो फिजिकल अकाउंट जो है, जिसमें हमारे ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, कर्ज़ों के ऊपर सूद होते हैं, पेंशन्स होते हैं, सर्कुलर डेट होता है, ये सारा हमारा फिजिकल अकाउंट कहलाता है। और ये हमारा, आपको पता है कि स्टार्ट ही डेफिसिट से होता है। यानी प्राइमरीली अगर हम उसमें से सूद के पैसे निकाल दें जो हमने देने, जो 50% से ज़्यादा हो चुके हैं, जो भी हुकूमत की बजट है, बजट रेवेन्यू जो टैक्सेस से कलेक्शन करती है हुकूमत, तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो हमारा सूद में चला जाता है, बाकी का हमारा चला जाता है पेंशन में। तो ले दे के गवर्नमेंट को अपने अखराजात के लिए और डेवलपमेंट के लिए कुछ इस वक्त मैसर नहीं है। ये हमारे फिजिकल अकाउंट की हालत हो चुकी है। अब आ जाए आप हमारे ट्रेड अकाउंट के ऊपर। ट्रेड अकाउंट जो है वो पिछले, जो आप ये समझें कि हमारे ट्रेड अकाउंट से मुराद ये थी कि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई कंपेयर विद इंडिया, तो इंडिया की एक साल की जो पाकिस्तान की एक साल की एक्सपोर्ट्स और इंडिया की एक महीने की एक्सपोर्ट्स, दीज आर इक्विवेलेंट। ये हमारी पोजीशन है। उनकी जो है ना वो इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट $90 बिलियन से ऊपर है, और हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट जो है वो
30, 22, 30, 28 इस रेंज में रहती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग इस वक्त ट्रेड अकाउंट में कहाँ पे खड़े। इसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, जिसको हम कहते हैं कि हमारी डेट सर्विसिंग, कर्ज़ों की अदायगी, बैरूनी जितने भी हैं, उसमें वो आपके सामने हाल है। हमारे पास जो है ना इस वक्त पोजीशन नहीं है। आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में मज़ीद हमें 25 बिलियन के करीब कम अज़ कम जो लोन है वो अदा करना है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, ट्रेड अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फिजिकल अकाउंट हो गया, ये सारे के सारे कोई एक भी मस्बत साइड के ऊपर नहीं जा रहा, सिवाय थोड़ा सा ट्रेड अकाउंट पे। वो भी इस वजह से कि हमने इंपोर्ट्स के ऊपर बैन क्या लगाया कि एलसीज हमने बंद की हुई है, इंपोर्ट्स आए नहीं हो सी, ना डोला हो सी, ना रोला हो सी, तो इंपोर्ट ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड अकाउंट जो है ना वो थोड़ा सा खसारा उसका 0.5 बिलियन के ऊपर आ गया। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो हमारी बर्बादी के कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो हमें इस वक्त पॉजिटिव सिग्नल दे रहा हो। तो अकमल भाई, इन हालात से निकलना मुमकिन तो है ना? मतलब दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं जो मतलब इस हद तक उनकी जो अपनी करेंसी की वैल्यू थी वो इतनी गिर गई थी, उन्होंने वहाँ से अपनी कमर सीधी की है और बेहतरी की तरफ आए। कोविड में बड़े अच्छे सेटल्ड स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज थे वो एकदम उन्हें इतना बड़ा झटका लगा था, वो दोबारा से खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में इतना सब कुछ है। आप वो माशरती उलूम की जो किताब है, पाक स्टडीज़ की किताब है, उसमें भी इतने मादनियात और इतना सारा कुछ है। क्या वो सिर्फ उस किताब के अंदर ही मौजूद हैं या सच में मौजूद भी हैं? मतलब इनका कोई फ़ायदा उठाएगा, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा कि इसी तरह उधारों पे चलते रहेंगे हम लोग? जी देखिए, हमने अभी तक जो मैंने डिस्कस आपके साथ किया ना वो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। तो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन यू आर प्रॉब्लम। तो मैं सोल्यूशन भी है इसका, ऐसा नहीं है। कौमें जो है ना वो गिर के ही संभलती हैं बेशक, लेकिन उनको अगर गिर के भी ना संभले तो जाहिर है फिर उनका वजूद फिर वो संभलना नहीं चाहते, इसका मतलब यही है। नहीं, फिर उनका वजूद ही ख़त्म हो जाता है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो रास्ता है इमीडिएट हमारे पास क्या है? देखिए, हमारी इस वक्त जो इम्पोर्ट्स हैं वो अपने मिनिमम लेवल के ऊपर हैं। तकरीबन $4 बिलियन के लगभग जो है ना वो हमारी इंपोर्ट्स पहुंच चुकी है। और मेरे ख्याल में ये आइडियल सिनेरियो है। लेकिन इसकी वजह से नुकसान हमें क्या हो रहा है? नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बेसिस इंपोर्ट्स के ऊपर करती है। अब जब इंपोर्ट्स ख़त्म होगी तो अल्टीमेटली आप देखें कि कारोबार भी जो है वो डाउन हो गया। हालांकि मुझे बताएं, अगर हम बाहर से ये क्रूड ऑयल जो है, या अगर आप ये कहें कि खाने पीने का जो तेल होता है पाम ऑयल, वो ना मंगवाएं, हम अपने यहाँ का सरसों का तेल और मकई का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ना हम डालडा घी खाएं, और यहाँ के बने हुए जो हमारे लोकली अवेलेबल जो ऑयल्स हैं उनको हम यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, हमारी अपनी लोकल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छे हैं। तो अच्छा खासा हमारा रेवेन्यू उससे बच सकता है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी को कंजर्व करें, एनर्जी को हम बचाएँ, अपनी जो तवानाई के ज़रिए पेट्रोल ऑयल का बिल है वो हमारा एक अच्छा खासा होता है, उसकी अगर हम इस्तेमाल में थोड़ी सी जो है ना वो इकोनॉमिकल करें तो उसमें हमें जो है ना वो अच्छी खासी बचत हो सकती है। तो उससे हमारी इंपोर्ट्स कम हो सकती है। मेरे हिसाब से इंपोर्ट हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हमारे यहाँ पे चंद एक दालें, माश की दाल या मसूर की दाल, ये दालें जो है ना ये हमें इंपोर्ट करना इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमारे यहाँ पे उनकी अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती और बाहर से हमें अवेलेबल हो जाती सस्ती पड़ती होंगी। सेकेंडली, हमें वो चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए जो कि एक्सपोर्ट के लिए या इंडस्ट्री की ज़रूरत हो, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो। जैसे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। अब इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ऑल दो कि लॉन्ग रन में हमें इसमें भी सेल्फ सफिशिएंट होना है, लेकिन इमीडिएटली अगर हमें करना है तो ये जो फालतू की चीज़ें, चाय है ना, चाय ना पियो ना आप, क्यों पियो? हम कितनी चाय पी जाते हैं? भाई चाय पिए बगैर हमारा क्या गुजारा नहीं है, लेकिन हमने आदत बनाई हुई है। तो फिर अब अगर आप लोग इस तरह के कड़वे घूंट नहीं पीना चाहते तो फिर आप बेफिक्र हो जाए, फिर हमारी इकोनॉमी नहीं संभलेगी। तो इस तरह की जो गैर ज़रूरी आइटम्स हैं आप उसको बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना महंगा चाय को कर देना महंगा, 5,000 रुपये किलो कर दें, लेकिन साथ ही फिर आटा जो है ना वो आप 50 रुपये किलो करें। ये नहीं है कि आप जो है ना चाय भी बढ़ा दें, फलानी चीज़ भी बढ़ा दें, जो लग्जरीज हैं वो आप बढ़ा दें, और जो गरीब की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो आप सस्ती ना करें। सर देखें, आप मतलब बाजार आपको चॉकलेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बड़ी होती हैं, यहाँ भी बनने वाली होती हैं, इम्पोर्टेड भी बड़ी होती हैं। इसका मतलब है
कि उनका ख़रीदार यहाँ पे मौजूद है और बड़ी तादाद में वो पाकिस्तान आती हैं। कोल्ड ड्रिंक यहाँ मिलती है आपको, उसके अलग बाहर वाले इंपोर्टेड कैंस भी मिल रहे होते हैं। आप मेकअप की प्रोडक्ट्स जो हैं, आपकी अद्वियात, आप देखें कि हर चीज़ आपको एक पाकिस्तान की क्वालिटी और एक इम्पोर्टेड जो है वो मिल। आप इम्पोर्टेड चीज़ें बैन कर दें, ठीक है, आप सब कुछ रोक दें, मत मंगवाएं, मगर आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट भी तो उसके मुकाबले की, उसके लिए भी तो काम करें। कुछ ऐसा साजगार माहौल बनाएं कि कारोबारी लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन जो हैं, वो खुद इस चीज़ को तैयार करना चाहें। और इतना रूम है यहाँ पे, हमारा कारोबारी तबका बिल्कुल खुश नहीं है। अगर वो खुश नहीं है, वो काम नहीं करेगा, बाहर से चीज़ें बंद करवा देंगे, तो ये तो कोई हल ना हुआ। अगर बाहर से हमने चीज़ों को बंद करना है या कम करना है, तो उसका मतलब कोई ना कोई उसका हल भी तो होगा ना। वो जिस मयार की चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, उस मयार की चीज़ या तो हमें खुद बनानी पड़ेगी या फिर हमें उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो इस हवाले से क्या प्लानिंग है हमारे हुक्मरानों की और मईशतदानों की और माहिरीन की? देखें फ़हीम भाई, एक तो मैं आपके नाज़रीन की थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये जो कहते हैं ना इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दें, तो कोई भी कंट्री इस तरीके से यूनिलैटरली जो है वो बैन नहीं लगा सकता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाईलॉज हैं, उनके अगेंस्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी ड्यूटी इस हद तक ले जा सकते हैं कि आम आदमी उसको ख़रीद ही ना सके। फॉर एग्जाम्पल कोई एक गाड़ी है, उसकी ड्यूटी आप इतनी ज़्यादा लगा लें कि वो मंगवा ना सके, डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते। तो दैट इज़ करेक्शन। अच्छा, अब उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो हमारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, मैंने एक आपसे दरख्वास्त की कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को जो है ना वो कट डाउन करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ज़रूरत ईजाद की माँ है। जी हाँ। जब एक चीज़ की स्केर्सिटी होगी, एक चीज़ की किल्लत होगी ना, तो फिर जो लोकल जो यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनाना शुरू करेंगे और पहली मरतबा में ही कोई आइडियल चीज़ नहीं बनती। ठीक है, आहिस्ता 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 वो उसमें डेवलपमेंट लेके आते रहेंगे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस वक्त आप अगर देखें, ये रक्षा CNG रक्षे हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। ऑल दो के इसका इंजन हम नहीं बनाते, लेकिन इसकी अगर आप बॉडी में देखें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले चिंगची टाइप के होते थे, जी जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें थोड़ी बहुत इनोवेशन नज़र आ रही है। कम है लेकिन उसमें बेहतरी बतदरीज नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी माइंडसेट को दूसरी चीज़ों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर भी अप्लाई करें, दूसरे जो शोबाजात हैं ज़िंदगी के, टेक्सटाइल हो गया, मतलब जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जितने भी हैं, उनके ऊपर हम अप्लाई करें, तो वंस वो स्टार्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना इस पोजीशन में आ जाएंगे। हम पहले दिन ही जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें नहीं बना सकेंगे। तो इस वजह से हमें सबसे पहले इस वक्त जो मौजूदा हमारी ज़रूरत है कि हमें सिर्फ वही चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि हमें, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लग्जरी आइटम्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि तेल हो गया या इस तरह के आइटम जिसके बगैर एक आम आदमी का गुजारा मुमकिन है, तो उसको आप जो है वो ज़्यादा महंगा कर सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारा जो सबसे जो मेन इम्पैक्ट है, टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ये है कि आपको जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वो आपको अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपके पास मेनली 2 या 3 क्रॉप आती हैं, जिनमें सबसे पहले आपकी गंदम है, उसमें आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद फिर दीगर आती हैं। चावल हमारे यहाँ पे इतनी स्कोप है प्रोड्यूस करने का, लेकिन रिसर्च ना होने की वजह से हम उसमें मज़ीद बेहतरी नहीं ला सके, उसकी जो है ना एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा नहीं सके। वही 3-4 बिलियन के ऊपर जदीद बीज और इसकी मतलब फी एकड़ पैदावार जो है सब हम इस वक्त बीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे अपने रिसर्च डिपार्टमेंट है, बाकायदा एग्रीकल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट है, हर सूबे का है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी का मैंने आपको शायद एक मतलब बताया भी था कि उसका जो एग्रीकल्चर के लिए एकड़ों में जो उसको एरिया दिया हुआ है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं वहाँ पे। तो मकसद कहने का ये है कि हमारा रिसर्च का काम नहीं है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि आज 1.5 करोड़ यहूदी जो हैं वो वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड किस्म के आइटम बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके सबके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो इजराइल में। क्यों? क्योंकि वो लोग R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं है।
एक वक्त था कि मेडिकल से रिलेटेड जो दवाइयों के ऊपर आपने देखा होगा रेड क्रॉस बना हुआ होता था, आजकल वो रेड क्रॉस नहीं बना हुआ होता, आजकल जो है ना वही यहूदियों वाला जो साइन होता है वो बना हुआ होता है। तो उनकी R&D इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उठ के वो मेडिकल का जो साइन था वो चेंज करवा लिया। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और हमारे यहाँ वो नहीं है। अगर हमारे यहाँ वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, आप यकीन करें हम एग्रीकल्चर में ना सिर्फ ये कि सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, बल्कि कसीर ज़र मुबादला बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। छोड़ दें आप इंडस्ट्री की ग्रोथ, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मादनियात पता नहीं कब निकलेंगी, ML1 पता नहीं कितने सालों में कंप्लीट होगा। सिर्फ आप अगर एग्रीकल्चर के ऊपर अपना फोकस कर लें, लाइव स्टॉक के ऊपर अपना फोकस कर लें ना, तो आप ना सिर्फ ये कि अपनी आबादी को रोज़गार देने के पोजीशन में आ जाएंगे, बल्कि ये होगा कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे और ये हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाएगी। सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट जो लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर खड़ी हैं वो जो है ना वो हमारे ऊपर खड़ी रहेंगी, उसको किस तरीके से करना है वो हम आगे बहस करते हैं। ठीक है, वो हम करते हैं। और सर लाइव स्टॉक के हवाले से गुज़श्ता हुकूमत में उन्होंने एक मॉडल दिया था कि आपको पता नहीं 5 मुर्गे और बकरियां वगैरह जो है ना वो दी जाएंगी, तो उससे आप एक सिलसिला शुरू करें। तो कोई उसके रिजल्ट्स आए? काफ़ी लोगों ने मतलब उसमें हुकूमत का साथ भी दिया था इस प्लानिंग का। देखिए लाइव स्टॉक में लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, 5 मुर्गियाँ और एक तो खैर वो एक मिसाल की बात है, लेकिन मैं पंजाब वगैरह की साइड पे अगर आप चले जाएँ ना तो वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर है ज़रूरी रकबे अब लोगों के पास नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होने के बाद ना बड़े कम रह गए, तो अब वो लोग जो है ना वो आए हैं जिसको कहते हैं ये टनल कल्टीवेशन जो होती है उसके थ्रू, ताकि कम एरिया से ज़्यादा पैदावार की जा सके, चूँकि उनके पास के एरिया ऑफ कल्टीवेशन कम रह चुका है। दूसरी तरफ वो लोग लाइव स्टॉक के फार्म्स वगैरह बना रहे हैं जो जिसमें दूध हो गया, डेयरी की प्रोडक्ट्स हो गई, इसी तरीके से पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स हो रही, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आ रहे हैं। साथ ही साथ हुकूमत जो सोलर एनर्जी जो मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी के ऊपर भी हमें थोड़ा सा काबू पाना पड़ेगा, तो सोलर इज़ वन ऑफ द गुड सोर्स जिससे हमारी जो है ना वो एनर्जी के ऊपर यूटिलाइजेशन कम हो सकती है। हमारे हुक्मरानों को, हमारे रहनुमाओं को इस मौजूदा सूरत हाल में जहां हम माशी दलदल में फंसते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में क्या फ़ैसले लेने होंगे? अभी तक जो इन हुकूमतों की जानिब से जो फ़ैसलों की जो एक उम्मीद नज़र आ रही है वो फौरी तौर पे ये फ़ैसले ले जा रहे हैं कि मिनी बजट का सोच रहे हैं। अब मिनी बजट्स में कितने हमारे हल छुपे हुए हैं और लॉन्ग रन में किस तरह के फ़ैसले जो इन्होंने लेने हैं उस पर थोड़ी सी अपनी रहनुमाई फरमाएं। देखें हुक्मरानों की जहाँ तक बात की जाए ना तो उन्हें तो मेरे ख्याल में कोई फुर्सत ही नहीं है कि आवाम के मसाइल को किस तरीके से हल करना, चाहे हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, दोनों एक ही मतलब कैटेगरी। मगर सर इनके लिए कितना ज़रूरी है? अगर आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ना जी, इस वक्त ये कि हुकूमत अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और जो अपोजिशन है वो अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। इनके एजेंडे में एक गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनको इनके एजेंडे में होता ना कि यार हमारी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, पहले एक आम आदमी को और पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये लोग अब तक मिल बैठ चुके होते और कम अज़ कम इकॉनमी के ऊपर जो है ना एक कंसेंसस डेवलप कर चुके होते। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा इनको करना पड़ेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने एक प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की शॉर्टेज होगी, जो डॉलर की कमी है ना, देखें अब उसके बाद अब नंबर आएगा दवाइयों का, और उसके बाद जो लास्ट नंबर आना है ना वो आपका आना है ऑयल का। जब आपके पास ऑयल बैन हो गया ना और या ऑयल के पैसे भी नहीं रहे तो फिर आप समझें कि आप बिल्कुल टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन हमारे हुक्मरानों को जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए। तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो जाए और इन्वेस्टर्स का, दूसरे ममालिक का या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हमारे ऊपर एतमाद बहाल हो। क्योंकि हमारा ये जो मैंने बातें की ना, अब उसमें सबसे जो मेन इस वक्त मसला है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का है, और उस फाइनेंशियल अकाउंट में हमें जो लोन रीपेमेंट्स करनी है उसका सबसे बड़ा मसला आ रहा है। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा IMF के प्रोग्राम में। जब IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना अपने जो खर्चे हैं वो अपनी आमदनी के मुताबिक करें। एक सिंपल ले मैन वर्डिंग में जो है ना मैं कहूँगा IMF का मुतालबा ये होता है कि आप अपने खर्चे अपनी इनकम के मुताबिक करें। ये नहीं है कि आपके खर्चे जो है ना, आपसे मुराद एज ए नेशन पूरी कंट्री के, कि आपके खर्चे जो हैं वो अमीरों वाले हैं और आपकी इनकम है नहीं। जैसे कि हमारा जो बजटरी डेफिसिट है वो आपके सामने, प्राइमरी अकाउंट वो डेफिसिट में, इसी तरीके से जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें भी आपके सामने
सामने है, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर टैक्स लगाने पड़ेंगे, बिजली महंगी करनी पड़ेगी, गैस महंगी करनी पड़ेगी। अब ये सब चीज़ें जब वो करेंगे तो उसके बाद शायद किसी मुल्क को हमारे ऊपर रहम आ जाए तो वो हमें इस मौजूदा जो थोड़ा सा टाइम निकलना है उसमें बेल आउट कर दें। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए बहरहाल सबको एक साथ बैठना होगा, या कोई भी एक बैठे जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। हमारे को इकोनॉमिक जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इनके अलावा कोई हल नहीं है कि हम अपनी जो है ना इस मुल्क को इन मुश्किलात में से निकाल सकें। ठीक हो गया सर। बदलते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कर्जे भी अब उतनी आसानी से नहीं मिलते, और मतलब बड़े बड़े ममालिक भी बड़ा एहसान करके भी जो हमें रिलीफ के नाम पे जो दे रहे हैं ना वो बहुत बहुत कम, थोड़े से पैसे हैं वो। तो चलें, इन कर्ज़ों से हम अपने मुल्क को दोबारा से, अपनी इस मुल्क की मईशत को किस तरह चला सकते हैं, बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, इस बारे में हमें बताएं कुछ। देखिए, कर्जे जब देने होते हैं ना तो उस वक्त भी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे मूडीज़ है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, इनकी रेटिंग्स को मुख्तलिफ ममालिक भी देखते हैं और इंडिविजुअल्स भी देखते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 3 सोर्सेज हैं आपको कर्जे देने की, ये तीनों इन चीज़ों को देखते हैं। इन सब ने हमारी जो रेटिंग है इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन की, वो सब ने 1-1, 2-2 पॉइंट डाउनग्रेड कर दिए। तो उसके बाद जब आपकी पोजीशन डाउनग्रेड होती है तो उसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो ममालिक आपको कर्जे दें ही ना, अगर दें तो शॉर्ट टर्म देंगे और ज़्यादा मार्कअप, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर देंगे, ज़्यादा कड़ी शराइत के ऊपर देंगे। तो हमें ज़हनी तौर पर भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि चाहे वो हमारा ब्रादर मुल्क सऊदी अरब ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे हमें को इतनी आसानी से कर्जे नहीं देंगे। अब तक आप देख लेना, डार साहब आए हैं, उन्होंने आते ही कहा था कि 200 रुपये से नीचे हो जाएगा डॉलर, तो कहाँ 200 से, अब वो 270 रुपये का नहीं मिल रहा डॉलर। सर, खरीद और फरोख्त में इतना बड़ा डिफरेंस तारीख में उसमें वो बेचारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज रहे हैं उनको जो है ना वो 228 रुपये दे रहे हैं ये लोग, कि ये लोग डॉलर की जगह जो रुपीज़ चेंज करके दे रहे हैं वो इंटरबैंक रेट के ऊपर कर रहे हैं, और जिसको चाहिए उसको मिल ही नहीं रहे, मिल रहे हैं तो 270 रुपये पे मिल रहे हैं। तो ये सारे दावों से जो है ना वो हट के आवाम को प्रैक्टिकल जो करके दिखाएं कि प्रैक्टिकली जो है ना वो आप लोग क्या। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त फाइनेंशियल अकाउंट की अगर आप बात करें कि हमें जो है ना वो कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की पोजीशन में हो। जिनेवा कॉन्फ्रेंस की मैं लास्ट वर्डिंग में यूज़ करूँगा, जिनेवा कॉन्फ्रेंस का मैं अहवाल बताऊँ, हम वहाँ पे किस तरीके से गए, लोगों ने या ममालिक ने जो हमें जो सिर्फ और सिर्फ वादे दिए, अभी तक 1 रुपया किसी ने दिया नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल था कि हमें तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इसके ऊपर केस करना चाहिए कि यार आप लोगों के इस कार्बन मोनोऑक्साइड और सारे क्लाइमेट को ख़राब करने की जो जड़ है, जो ममालिक हैं वो हमें कंपनसेट करें। दिस इज़ आवर राइट कि आपने हमारी जो है ना इतनी आबादी को सैलाब से तबाह कर दिया, हम जा रहे हैं उनसे भीख मांगने के लिए। भीख किस बात की, हमें तो हमारा जो है ना, हमें मतलब ये बिल्कुल ऐसी है कि आप जनरेटर लगाएं और उसका जो है ना साइलेंसर का मुँह मेरे घर की तरफ कर दें और बाद में मैं आपसे कहूँ यार मेरी मदद करो, मेरा तो राइट बनता है मैं आपके ऊपर केस करूँ। बिल्कुल सही। इस तरीके से जाना चाहिए। हुक्मरानों को संजीदगी दिखानी होगी और जो माहिरीन हैं उनकी मदद लेनी होगी, सबको सर जोड़ के बैठना होगा, आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म करनी होगी। इसी में ही इस सूरत हाल से बचने का हल शायद नज़र आता है। इसी के साथ ही मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।